हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम टाटा मैकग्रा हिल की जो बुक आती है उसमें अध्याय 5 मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान वास्तुनिष्ठ संग्रह की एक बुक आती है, उसमें अध्याय 5 डिस्कस करेंगे। अध्याय 5 का नाम है अपवाह तंत्र। अगर ये लेक्चर आप पूरा अगर देखते हैं तो मध्य प्रदेश जीके की अगर नदी वाले टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपसे एक भी क्वेश्चन नदी का गलत नहीं होगा। तो वीडियो को बस आपको पूरा देखना है और ध्यान से देखना है और पूरे समय तक देखना है। वीडियो को स्किप ना करें। यह अध्याय 5 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अपवाह तंत्र। मध्य प्रदेश में जितने भी अपवाह तंत्र हैं उनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं सब डिस्कस कर लेंगे। अध्याय 5 है ये। इसके पहले हमने 4 अध्याय हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में हमने डाल रखा है। आप वहां जाके हमारे चैनल को विजिट करके उन चारों लेक्चर, चारों चैप्टर को भी देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम अध्याय 5 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अपवाह तंत्र। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर और मैकग्रा हिल की बुक डिस्कस की जा रही है। आज चैप्टर 5 होगा। तो आइए फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जिससे आने वाले समय में नए नए अपडेट्स आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। अपवाह तंत्र चैप्टर 5। पहला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? गंगा यमुना अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र, ताप्ती अपवाह तंत्र। तो इसमें आप कंफ्यूज होंगे, आप नर्मदा अपवाह तंत्र सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। गंगा यमुना अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। देखिए, मैं इसकी व्याख्या पढ़ के आपको बताता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन पूरा दूर हो जाए। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा यमुना अपवाह तंत्र है, जो प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश व उत्तर पूर्वी भाग में विस्तृत है। जो प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश एवं उत्तर पूर्वी भाग में विस्तृत है। मध्य प्रदेश में गंगा यमुना अपवाह तंत्र को तीन उप अपवाह क्षेत्र क्रमशः में बांटा गया है। यमुना उपतंत्र, टोम्स नदी भी बहती है तो टोम्स उपतंत्र और सोन उपतंत्र में बांटा गया है। टिप्पणी देखिए एक लिखी हुई है, मध्य प्रदेश में गंगा यमुना अपवाह तंत्र के अंतर्गत चंबल हो गया, केन, बेतवा, टोम्स, सोन, सिंध आदि नदियां प्रवाहित होती है। इसका कुल अपवाह क्षेत्र किसका? गंगा यमुना अपवाह की बात हो रही, गंगा यमुना अपवाह तंत्र की बात हो रही है। 2,02,070 वर्ग किलोमीटर है। इसलिए मध्य प्रदेश का भी सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा यमुना अपवाह तंत्र कहलाएगा। जो मध्य प्रदेश का उत्तर वाला भाग है, मालवा वाला क्षेत्र है, वहां की खासकर नदियां फ्रेंड्स यमुना में या तो गंगा में, यानी यमुना में जाके मिलती है, फिर वो आगे जाके गंगा में मिलती है। तो ऐसा करके अगर क्षेत्रफल निकाला जाए तो गंगा यमुना अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र मिलेगा आपको, 2,02,070 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर पहला सही होएगा, गंगा यमुना अपवाह तंत्र। एक और विशेष टिप्पणी लिखी हुई है, देखिए, गंगा यमुना अपवाह तंत्र के अंतर्गत प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियां या तो उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित होती है, या उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित होती है। तो पहला क्वेश्चन खत्म होता है फ्रेंड्स। इसका आंसर है गंगा यमुना अपवाह तंत्र। अब बात चलते हैं अगले क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को कितने भागों में विभक्त किया गया है? मध्य प्रदेश में जो अपवाह तंत्र है उसे कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र को 6 भागों में विभक्त किया गया है। ये 6 भाग कौन से देख लेते हैं। देखिए टिप्पणी पढ़ते, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को 6 भागों में क्रमशः देखिए, गंगा यमुना अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र, ताप्ती अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, माही अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र में विभक्त किया गया है। तो 6 हो गए ना, तो 6 में विभक्त किया गया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा यमुना अपवाह तंत्र है, जबकि महानदी अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। तो ये आपको याद रख लेना है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र पूछेगा तो गंगा यमुना, सबसे छोटा पूछा तो महानदी अपवाह तंत्र। सबसे बड़ा गंगा यमुना है, दूसरे नंबर का नर्मदा अपवाह तंत्र है, फिर ताप्ती
और फिर गोदावरी। तो एक क्रम लिखा हुआ है, क्रमशः लिखा हुआ है, याद रखना है, क्रम भी पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्रों का वर्गीकरण दिया हुआ है, इसको भी जल्दी जल्दी देखते हैं। गंगा यमुना अपवाह तंत्र की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर व उत्तर पूर्वी भाग से उद्गमित होने वाली अधिकांश नदियों का जल गंगा और यमुना नदी में जाकर मिलकर बंगाल की खाड़ी तक पहुंचता है। गंगा यमुना अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है और इसे भी 3 उप अपवाह तंत्रों में बांटा गया है। इसे भी 3 उप अपवाह तंत्रों में बांटा गया है। और 3 कौन से देखिए, ये 3 में सबसे पहले आ जाता है कौन सा है, ये उप अपवाह क्षेत्र, यमुना उप अपवाह क्षेत्र, टोम्स उप अपवाह क्षेत्र और सोन उप उपवाह क्षेत्र। तो ये आप याद रख सकते हैं, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स। उसके बाद बात करते हैं दूसरे नंबर की है। दूसरे नंबर का मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र है सबसे बड़ा नर्मदा अपवाह तंत्र। ये वृक्षभ प्रणाली वाला है। तो ये आ सकता है क्वेश्चन, नर्मदा अपवाह तंत्र कौन सी प्रणाली का है, तो वृक्षभ प्रणाली वाला है। इसके अंतर्गत नर्मदा व उसकी सहायक नदियां पश्चिम की ओर बहती है। तो पश्चिम की ओर नर्मदा नदी भी बहती है और इसके अतिरिक्त इसमें जो मिलने वाली जितनी भी नदियां है वो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। नर्मदा अपवाह तंत्र 89.9% है। नर्मदा का टोटल अपवाह तंत्र का अगर प्रतिशत देखा जाए तो 89.9% है फ्रेंड्स, ये याद रख लेना है, 89.9%, जिसमें मध्य प्रदेश में 6.5 क्षेत्र है। सॉरी, देखिए बता रहा हूं आपको, मध्य प्रदेश में 6.5% और गुजरात में 2.7% क्षेत्र, नहीं सॉरी गलत हो गया, 6.5 है कितना, सॉरी बता रहा हूं मैं आपको, मध्य प्रदेश में 89.9% है, गुजरात में 6.5% है और 2.7% क्षेत्र महाराष्ट्र के अंतर्गत सम्मिलित है। तो ये मध्य प्रदेश का 89.9, 6.5 और 2.7। तो देखिए सबसे कम कहाँ का है, मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र का है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ताप्ती अपवाह तंत्र, ताप्ती अपवाह तंत्र का कुल अपवाह 65,147 है वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत 9,804 वर्ग किलोमीटर और फिर महाराष्ट्र में है, फिर गुजरात में है, बताया गया है। तो ये भी नदी महाराष्ट्र गुजरात में जाती है, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी बैतूल से निकलती है, ये भी नर्मदा के समानांतर पश्चिम से, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। तो नदी आगे देखेंगे, जब देखेंगे अभी यहाँ देखिए, तो ताप्ती अपवाह तंत्र के अंतर्गत प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियां पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। अब गोदावरी अपवाह तंत्र की बात कर लेते हैं। तो गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत इंद्रावती नदी, ये इंद्रावती नदी बहती है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ में। वैनगंगा नदी, ये वैनगंगा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, यानी सिवनी जिले से निकलती है, परसवाड़ा के पठार से, और दक्षिण की ओर बहने वाली नदी वैनगंगा महाराष्ट्र जाती है। पेंच नदी भी दक्षिण की ओर बहने वाली नदी छिंदवाड़ा में बहती है। वर्धा नदी मुलताई से निकलती है, बैतूल के मुलताई से निकलती है, ये भी दक्षिण की ओर बहती है। आदि नदी दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। गोदावरी अपवाह तंत्र को 5 उपतंत्रों में बांटा गया है। वैनगंगा उपतंत्र, बाघ उपतंत्र, एक बाघ नदी भी बहती है। बावनथड़ी उपतंत्र, बावनथड़ी नदी बहती है बालाघाट तरफ। पेच उपतंत्र, तो पेच उपतंत्र भी है। कान्हन उपतंत्र, ये कान्हन नदी बहती है फ्रेंड्स, एक कान्हन में विभाजित किया गया। तो इसको गोदावरी अपवाह तंत्र को 5 उप अपवाह तंत्र में बांटा गया है, याद रखना है। माही अपवाह तंत्र की बात कर लेते हैं अब। माही अपवाह तंत्र का कुल अपवाह क्षेत्र 38,699 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के में इतना है, सिर्फ 7,088 वर्ग किलोमीटर में सम्मिलित है। माही अपवाह तंत्र के अंतर्गत प्रभावित होने वाली अधिकांश नदियां, माही हो गया, अनस, पानम आदि पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। महानदी अपवाह तंत्र की बात कर लेते हैं अब, जो सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। महानदी के बारे में आपने पढ़ा होगा, महानदी सिहावा से निकलती है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है और उसके बाद कहाँ जाती है, छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है, सिहावा से निकलती है। छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा जाती है और उड़ीसा के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो छत्तीसगढ़ देख सकते हैं आप ये वाली नदी के बारे में। महानदी अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के विभाजक के पश्चात इसका अधिकांश अपवाह क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में था। जब छत्तीसगढ़ विभाजित नहीं हुआ था उस टाइम पे यहाँ था, बताया गया। मध्य प्रदेश के अंतर्गत महानदी अपवाह तंत्र 154 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है, जिसमें अनूपपुर जिले की हसदो व टांडा नदी प्रभावित होती है।
तो ये अनूपपुर में एक और 2 नदी बहती है, ये हसदो व टांडा नदी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है 6 भागों में, 6 भागों में विभक्त किया गया। याद रखना है अपोह तंत्र को, मध्य प्रदेश में अपोह तंत्र को 6 भागों में विभक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत बार पूछा गया है, मध्य प्रदेश में किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन, मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन किस नदी को कहा जाता है? तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी है, बड़ी नदी है। तो इसकी व्याख्या देखिए, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन कहा जाता है, जिसका उद्गम अनूपपुर जिले में पुष्पराजगढ़ तहसील, ये पुष्पराजगढ़ तहसील का नाम है जहां से निकलती है। पुष्पराजगढ़ तहसील के अंतर्गत मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है, ऊंचाई देखिए 10,066 मीटर से हुआ है होता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में पश्चिम दिशा की ओर बहती है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। उसके बाद देखिए कि प्रभावित होते हुए गुजरात में भारूच नामक स्थान पर, ये गलत लिख दिया यहाँ पे, एक भारूच नामक स्थान आता है बिल्कुल लास्ट में, भारूच नामक स्थान पर खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी अरब सागर में सम्मिलित हो जाती है, ये गिर जाती है, ये मिल जाती है। एक टिप्पणी लिखी हुई है देखिए, मध्य भारत में यानी भारत में मध्य भाग, भारत के मध्य भाग, भारत का मध्य भाग से बहती है, तो भारत के मध्य भाग अर्थात मध्य प्रदेश से प्रभावित होने के कारण नर्मदा को भारत की हृदय रेखा भी कहा जाता है। तो नर्मदा नदी को भारत की हृदय रेखा भी कहा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है ये नर्मदा। तो नर्मदा नदी प्रमुख नदी है। गुजरात की भी जीवन रेखा कहते हैं नर्मदा नदी को, गुजरात की भी जीवन रेखा कहते हैं, और इसकी टोटल लंबाई है 13-12 किलोमीटर। 13-12 किलोमीटर टोटल लंबाई है। अमरकंटक से निकलती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और मध्य प्रदेश में ये 1077 किलोमीटर बहती है फ्रेंड्स, 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है ना। तो ये आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपको और समझाने की देखने की कोशिश करूंगा मैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो जीवन रेखा बोलेंगे नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार से हमको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। सरल क्वेश्चन नहीं आते फ्रेंड्स, आजकल कठिन क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत दिन तक की एग्जाम होती है। तो नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल है 98,796 वर्ग किलोमीटर। इसको आपको रट डालना है, यह आएगा पेपर में कभी ना कभी। और 98,796 वर्ग किलोमीटर नर्मदा नदी का कुल क्षेत्रफल, यानी नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल है 98,796 वर्ग किलोमीटर। इसको पढ़ लेते हैं, इसकी व्याख्या। नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल 98,796 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें मध्य प्रदेश के अंतर्गत, जिसमें ये टोटल क्षेत्रफल बताया है नर्मदा नदी का, जिसमें मध्य प्रदेश के अंतर्गत 85,930 है। 85,930 जो है ये मध्य प्रदेश में, यानी किलोमीटर क्षेत्र विस्तृत है। तो मध्य प्रदेश में इतना है और ये टोटल बताया गया है। तो टोटल भी याद रखिए और ये भी याद रख लीजिए। तो टोटल कितना है 98,796 और मध्य प्रदेश का कितना है 85,930। तो जैसा पूछा जाएगा वैसा जवाब देना है। आगे चलते हैं, नर्मदा अपोह तंत्र मध्य प्रदेश में कितना प्रतिशत है? तो जब इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया हूं, 89.9% मध्य प्रदेश में है। उसके बाद 6.5% ये गुजरात में है, तो गुजरात में ज्यादा है, और महाराष्ट्र में कम है, 2.7% महाराष्ट्र के अंतर्गत सम्मिलित है। तो ये अलग चैप्टर, ये अलग क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 5वें नंबर का जबरदस्त क्वेश्चन है ये, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का समापन होता है। तो अधिकांश नदियां नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त बोला है, अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां कहां पर समापन होती है? तो पहला ऑप्शन देखिए, हिंद महासागर में गिर जाती है। तो क्या मध्य प्रदेश की पूरी नदी हिंद महासागर में गिरती है कि नहीं गिरती? पहला गलत है। दूसरी नदियों में जाके मिल जाती है, तो ये सही हो सकता है फ्रेंड्स, काहे कि मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं वो दूसरी नदियों में जाके मिल जाती है। जैसे सारी नदियां नर्मदा में आके मिल जाती है, या तो ताप्ती नदी में आके मिल जाती है, या चंबल नदी में जाके मिल जाती है, तो दूसरी नदियों में जाके मिल जाती है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अरब सागर में गिर जाती है। तो अरब सागर में तो 2 ही नदी गिरती है, एक हो गया नर्मदा और एक हो गया ताप्ती।
तो फिर बाकी नदियों की बात की गई है, अतिरिक्त की बात की गई है। उसके बाद देखिए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती तो बंगाली खाड़ी में भी नहीं गिरती कोई, तो इसका दूसरा आंसर हो जाएगा दूसरी नदियों में मिल जाती है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, काम की है। मध्य प्रदेश में नर्मदा और ताप्ती नदियां अपने उद्गम से पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी जो है, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती नदी को नर्मदा की जुड़वा बहन भी कहा जाता है कि सेम बहती है, तो नर्मदा नदी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है ताप्ती नदी को। तो पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और गुजरात में खंबात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है, गिर जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य नदियां प्रभावित होते हुए अन्य दूसरी नदियों अर्थात गंगा यमुना अपवा तंत्र में मिलती है, या तो महानदी अपवा तंत्र में मिलती है, या गोदावरी अपवा तंत्र में मिलती है। तो इसका आंसर क्या होएगा? अन्य नदियों यानी दूसरी नदियों में मिल जाती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत माना गया है। तो नर्मदा नदी के बारे में मैंने आपको कई बार बता चुका हूं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से हुआ है, और अमरकंटक से 3 नदी निकली है फ्रेंड्स, याद रखना है, अमरकंटक से 3 नदी निकली है। अमरकंटक से एक तरफ से निकली है नर्मदा नदी जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, एक तरफ से निकली है सोन नदी जो उत्तर की ओर बहती है, और एक और ऊपर की ओर बहती है जोहिला नदी। तो 3 नदी निकली है एक ही स्थान से। तो अमरकंटक अनूपपुर जिले में आता है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकली है नर्मदा नदी। देखिए व्याख्या पढ़ते हैं, इसकी काम की है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी मैकाल श्रेणी के अंतर्गत अमरकंटक से उद्गमित होती है, तो अमरकंटक से निकली है। महाभारत में नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत रिच पर्वत अम्रकूट उल्लेखित है। तो ये रिच पर्वत, तो रिच पर्वत अमरकोट उल्लेखित है। कहां पे? महाभारत में, नर्मदा का उद्गम स्रोत। तो ये भी कभी आ सकता है, महाभारत में क्या उल्लेख है? रिच पर्वत और ये अमरकूट, याद रखिए इसे भी। पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार नर्मदा को किसी सोमवंशी राजा ने उदित किया था। तो क्वेश्चन आ सकता है, पौराणिक कथाओं के अनुसार नर्मदा को कौन से राजा ने? तो सोमवंशी राजा ने उदित किया था। तो सोमवंशी राजा, याद रख लेना है, सोमवंशी राजा ने उदित किया था, जिसके कारण नर्मदा नदी को सोमोद भावा भी कहा जाता है। सोमोद भावा भी कहा जाता है। तो सोमोद भावा भी कहा जाता है, किस कारण? सोमवंशी राजा ने उदित किया था, इस कारण इसे सोमोद भावा भी कहा जाता है, याद रखना है आपको। टिप्पणी देखिए, कालिदास ने मेघदूत में नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा के नाम से किया है। तो मेघदूत जो उसकी रचना है कालिदास की, उसमें भी उल्लेख मिलता है नदी का, किस रूप में? रेवा के रूप में। एवं रघुवंशम भी किसने लिखा है? कालिदास ने। तो रघुवंशम में सोन प्रभाव के रूप में किया है। तो सोन प्रभाव बोला है किसमें? रघुवंशम में, और रेवा कहा गया है मेघदूतम में। तो याद रखना है। इसके अतिरिक्त शतपथ ब्राह्मण द्वारा नर्मदा को रेवोत्तर्स के रूप में उल्लेखित किया गया है। तो ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। शतपथ ब्राह्मण जो है उसमें रेवोत्तर के रूप में उल्लेखित किया गया है, रेवोत्तर्स के रूप में उल्लेखित किया गया है। तो याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे डीपली बनेंगे। अगला चलते हैं, सूची पहली दी हुई है नदी और ये दिशा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, सूची दी गई है और दिशा दी गई है। तो यहीं पे देख लेते हैं अपन। देखिए, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है तो ये बी आ जाएगा। सोन नदी उत्तर की ओर बहती है तो ए आ जाएगा। वैनगंगा नदी दक्षिण की ओर बहती है तो ये आ जाएगा। और चंबल नदी बहती है, सॉरी गलत हो गया, नर्मदा नदी बहती है पश्चिम की ओर, वैनगंगा नदी बहती है दक्षिण की ओर, बिल्कुल सही है। सोन नदी बहती है पूर्व की ओर, और चंबल नदी बहती है उत्तर की ओर, जब तो उत्तर प्रदेश राजस्थान के साथ सीमा बनाती है। तो इसका आंसर देख लीजिए आप क्या होएगा। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ए वाला, ये देखिए, देख सकते हैं आप। आगे चलते हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही क्या है बोला है, क्या है, देखते हैं क्या है ये। जेल प्रेरी में पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उस टाइम पे। तो दक्षिण में बहने वाली नदियां हैं, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, नर्मदा हो गया, ताप्ती और माही तीनों दक्षिण की ओर बहने वाली, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां फ्रेंड्स, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो ये क्या बोला है? दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां नहीं है। पूर्व की ओर बहती कि नहीं बहती? पश्चिम की ओर बहती है, सही है, और उत्तर की ओर भी नहीं बहती। तो सी आंसर आएगा। नर्मदा, ताप्ती और माही मध्य प्रदेश की ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होती हुई अरब सागर में जाकर सम्मिलित हो जाती है, यानी गिर जाती है, सम्मिलित हो जाती है।
अपोहा की दृष्टि से मध्य प्रदेश की नदियों का देखो ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण लिखा हुआ है, तो इसको पूरा बिल्कुल आप याद रख लीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखिए पूर्व की ओर कौन सी नदी मिलती है, तो पूर्व की ओर टोम्स नदी बहती है फ्रेंड। ये टोम्स नदी पूर्व की ओर बहती है, याद रखना है। टोम्स नदी पूर्व की ओर बहती है। टोम्स नदी का एक और नाम मिलता है तमाशा नदी, और ये टोम्स नदी जो है गंगा नदी में जाके मिल जाती है, यूपी में जाती है, उसके बाद आगे जाती है गंगा नदी में जाके मिलती है। ये याद रखना है, टोम्स नदी गंगा नदी में जाके मिलती है, पूरब की ओर बहती है, गंगा नदी में जाके मिल जाती है। बीहड़ नहीं है, ये बीहड़ है, बीहड़ बीहड़ है, ये बीहड़ नाम की एक नदी है फ्रेंड्स, जो रीवा में बहती है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये बीहड़ नाम की एक नदी है, बीहड़ नाम की एक नदी है, बीहड़ नाम की क्या है, एक नदी है, बीहड़ नदी, जो रीवा में बहती है। रीवा तरफ आपने पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचई जलप्रपात बीहड़ नदी पर रीवा में है। तो ये वही वाली नदी जो रीवा तरफ बहती है, तो ये भी पूर्व की ओर बहती है। तो देखिए सोन नदी भी कमरकंटक से निकलती है और पूर्व की ओर बहती है और गंगा नदी में जाके मिल जाती है, तो ये भी पूर्व की ओर हुई। ये बिछिया नदी रीवा में बहती है फ्रेंड्स, रीवा शहर जो है ये बिछिया नदी के तट पे बसा हुआ है, तो रीवा में बहती है और पूर्व की ओर बहती है बिछिया नदी। ओदा नदी भी पूरब की ओर बहती है, याद रख लेना है। तो पूरब की तरफ टोम्स हो गया, बीहड़ हो गया, सोन हो गया, बिछिया और ओदा, ये तीनों बहती है पूर्व की तरफ। उसके बाद पश्चिम की तरफ की बात कर लेते हैं, तो पश्चिम की तरफ 3 नदी इंपॉर्टेंट है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया और माही हो गया। उत्तर की ओर बहने वाली पूरी नदी याद रख लो आप, एक चंबल देखो उत्तर की ओर बहती है, इंदौर से निकलती, जाना पाओ की पहाड़ी से उत्तर की ओर बहती है और उत्तर में जाके किससे मिल जाती है, यमुना नदी से मिल जाती है। देखो छिपरा नदी निकलती है कहां से, इंदौर की काकरी बरडी की पहाड़ी से निकलती है और उज्जैन शहर इसके तट पर बसा हुआ है, और छिपरा नदी आगे जाके चंबल नदी में मिल जाती है। काली सिंध नदी इंपॉर्टेंट है, काली सिंध नदी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रख लो इसको, काली सिंध नदी भी है, ये भी उत्तर की ओर बहती है, और पार्वती नदी भी उत्तर की ओर बहती है। तो काली सिंध और पार्वती ये दोनों उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं, बिल्कुल याद रख लो इसको आप। चंबल, छिपरा, काली सिंध और पार्वती ये उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं। काहे कि मालवा के पठार का ढाल जो है वो उत्तर की ओर है, तो उत्तर की ओर ही ज्यादातर नदी गई है। मालवा के पठार की जो ढाल है वो उत्तर की ओर है, तो उत्तर की ओर ही नदी बहेगी, जिधर ढाल रहेगा उधर ही बहती नदी ग्रेविटी के कारण। दक्षिण की ओर बहने वाली नदी की बात कर लेते तो वर्धा नदी, मैंने बताया था वर्धा नदी कहाँ से निकलती है, वर्धा नदी मुल्ताई तहसील से निकलती है, मुल्ताई तहसील बैतूल से निकलती है, और बैतूल से ही ताप्ती नदी निकलती है मुल्ताई तहसील, तो 2 नदी निकली है वहां से। वैनगंगा भी दक्षिण की ओर बहती है, सिवनी से निकलती है, परसवाड़ा के पठार से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। बालाघाट वैनगंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। पेंच नदी भी दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है, पेंच नदी छिंदवाड़ा से निकलती है। कान्हन नदी भी इंपॉर्टेंट है, कान्हन नदी छिंदवाड़ा में बहती है, दाएं तट पर संगम होता है वैनगंगा में। कान्हन नदी वैनगंगा में आके मिल जाती है दाहिने तरफ से, कान्हन नदी जो है वैनगंगा नदी में आके मिल जाती है दाहिने तरफ से। तो ये बिल्कुल याद रख लो आप, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर कौन सी साइड नदी बहती है, दिशा के हिसाब से याद रखना है, मैप भी देखा करें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती करके बोला है, तो पश्चिम की ओर कौन सी बहती है हमको अब पता चल गया। पश्चिम की ओर 3 नदी बहती है, नर्मदा, ताप्ती और माही। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, नर्मदा है, तो नर्मदा आंसर सही होएगा। इसके अतिरिक्त गंगा यमुना पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, देखो गंगा यमुना पूर्व की ओर, गोदावरी दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, गोदावरी और बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सब जानते हैं मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार की एक प्रमुख नदी है, जो भारत की 5वीं बड़ी नदी है फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है वो भारत की 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है, भारत की 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी का कुल क्षेत्रफल यानी कुल लंबाई, टोटल लंबाई की बात हो रही है, जहां से निकली और आखिरी तक खंभात के खाड़ी तक टोटल लंबाई 13-12 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 10-77 किलोमीटर बहती है, दोनों याद रखना है। और नर्मदा की औसत लंबाई कितनी है, औसत की बात हो रही है 1300, अरे 13-12 टोटल। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मध्य प्रदेश के क्षिप्रा नदी का उद्गम किस स्थान में होता है। क्षिप्रा नदी का उद्गम किस स्थान में होता है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन मिल गया है। तो मध्य प्रदेश क्षिप्रा नदी का उद्गम कहां से होता है बोला है, तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, इंदौर जिले की काकरी बरडी की पहाड़ी से निकलती है क्षिप्रा नदी और चंबल नदी में जाके मिल जाती है। जब मिलने के पहले उज्जैन शहर मिलता है इसको रास्ते में, उज्जैन शहर मिलता है रास्ते में। तो उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, जहां कुंभ का मेला लगता है 12 साल के अंतराल में। आगे चलते हैं, आगे देखो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, ये व्याख्या इंपॉर्टेंट है इसकी। मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल इंदौर जिले के महू तहसील यानी महू में स्थित काकरी बरडी पहाड़ी के समीप
काकरी बरडी की पहाड़ी याद रख लेना है आपको। काकरी बरडी की पहाड़ी के समीप बटेश्वर कुंड से हुआ है, बटेश्वर कुंड से हुआ है। क्षिप्रा नदी कुल लंबाई 195 किलोमीटर है, 195 किलोमीटर है। यह उत्तर पूर्व की ओर बहती है, उत्तर और पूर्व की ओर बहती है। उज्जैन इसके तट पे बसा है, रतलाम इसके तट पे बसा है, मंदसौर जिले से बहती है। मंदसौर तट पे नहीं बसा है, मंदसौर जिले से बहती है। मंदसौर जिले से प्रभावित होते हुए चंबल नदी में समाहित हो जाती है, मिल जाती है ना, शामिल हो जाती है, मिल जाती है। तो चंबल नदी में जाके मिलती है, क्षिप्रा नदी याद रखना है। अब इसका थोड़ा सा अपन यहां से देख लेते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, पौराणिक उल्लेखों के अनुसार विंध्याचल पर्वत के पश्चिमी भाग से पर यात्रा पहाड़ से क्षिप्रा नदी का उद्गम हुआ है। पर यात्रा पहाड़ से क्षिप्रा नदी का उद्गम हुआ है। क्षिप्रा नदी के उद्गम स्थल को भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम की जन्मस्थली के रूप में माना जाता है। तो भगवान परशुराम भी एक अवतार रहे हैं भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम के जन्मस्थली के रूप में माना जाता है। तथा इस नदी पर समुद्र मंथन के बाद 14 रत्नों का बंटवारा उज्जैन में हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है किस नदी के किनारे हुआ था 14 रत्नों का बंटवारा। चौथा समुद्र मंथन की यात्रा हुई थी। तो फ्रेंड्स, समुद्र मंथन के बारे में आपने सुना होगा। समुद्र मंथन का उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। और समुद्र मंथन क्या था, तो द्वारिका नगरी के पास ही देवताओं और राक्षसों ने अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था। देवताओं और राक्षसों ने अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, इसी नदी पर समुद्र मंथन के बाद समुद्र मंथन हो गया था, उसके बाद 14 रत्नों का बंटवारा उज्जैन में ही हुआ था। तो क्षिप्रा नदी के तट पे हुआ था, 14 रत्नों का बंटवारा उज्जैन में, याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस नदी के तट पे हुआ था या कहां हुआ था। विशेष देखिए, क्षिप्रा नदी को पूर्ण सालीला कहा जाता है। इसका एक नाम है, इसका अवंतिका भी नाम मिल जाएगा एक, और इसको सोमवती भी नाम मिल जाएगा। तो इसके कई सारे नाम है। कानक श्रृंगा भी नाम मिल जाता है। तो ये आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं फ्रेंड्स, इतने नाम है जिसमें से अभी तक पूछे तो नहीं गए, लेकिन आपको देख लेना है। तो ये आपको देख लेना है। तो आपको समझ में आ गया, उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ है और उज्जैन में ही कुंभ का मेला लगता है क्षिप्रा नदी के तट पर। कुंभ का मेला को सिंहस्थ के मेले के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। 2016 में लगा था, अब 12 साल बाद लगेगा, 12 साल इसमें प्लस कर लीजिएगा। तो 12 साल बाद लगता है कुंभ का मेला, 2016 में लगा था। और भारत में 4 जगह कुंभ का मेला लगता है, एक बात याद रख लीजिए। उज्जैन में लगता है क्षिप्रा नदी के तट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नासिक में लगता है, नासिक गोदावरी नदी के तट पे, नासिक महाराष्ट्र में आता है, गोदावरी नदी के तट पे। नासिक के बाद इलाहाबाद में भी लगता है, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। तो इलाहाबाद में भी लगता है गंगा यमुना के संगम पर, गंगा नदी के तट पे। और एक और जगह लगता है उत्तराखंड में, हरिद्वार में लगता है फ्रेंड्स, हरिद्वार में लगता है गंगा नदी के तट पे। तो ये याद रखना है, 4 जगह भारत में कुंभ का मेला लगता है। उज्जैन में लगता है क्षिप्रा नदी के तट पे, नासिक में लगता है गोदावरी नदी के तट पे, नासिक महाराष्ट्र में। और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया, प्रयागराज में लगता है, जो कहां पर है, गंगा यमुना में है, उत्तर प्रदेश में। और ये हरिद्वार में लगता है गंगा नदी के तट पे, हरिद्वार है उत्तराखंड में। तो 4 जगह में लगता है कुंभ का मेला। और एक बात बता दूं मैं आपको, यूपी में वाराणसी नाम की जगह है, यूपी में वाराणसी। तो याद रखना है, वाराणसी गंगा नदी के तट पे, लेकिन वाराणसी में नहीं लगता। तो कभी ऑप्शन आपको आ सकता है, वाराणसी कोई बनारस कहते थे, बनारस और काशी भी उसी को कहा गया है, सब पुराना उसी का नाम है, बनारस, काशी, वाराणसी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है अगला वाला। मध्य प्रदेश में रेवा नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो अब भी बात किया था मैंने, नर्मदा नदी का एक और नाम मिलता है रेवा। तो देखो इसकी बात कर लेते हैं, इसकी व्याख्या की। मध्य प्रदेश में रेवा नदी के नाम से नर्मदा को जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इच्छुक वंश के राजा पुरुतुस्क ने रेवा का नाम परिवर्तित करके नर्मदा रखा था। तो रेवा का नाम परिवर्तित करके रखा था, किसने रखा था याद रखना है, पुरुकुत्स ने रेवा का नाम परिवर्तित करके नर्मदा रखा था। तो ये इस वंश के राजा रहे इच्छाकू वंश के राजा पुरुकुत्स ने रेवा का नाम परिवर्तित करके नर्मदा रखा था। टिप्पणी देख लीजिए, एक लिखी हुई है, नर्मदा नदी का अन्य नाम क्या क्या है। तो देखिए नर्मदा नदी के कई सारे नाम मिलते हैं, जिसमें से यहां पे देख लेते हैं अपन, मध्य प्रदेश व गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है नर्मदा। उसके बाद इसका एक नाम है संकरी नाम नर्मदा नदी का याद रखना है, संकरी हो गया। और सकारी भी नर्मदा नदी का नाम है। आनंदमय नदी किसे कहा जाता है? तो पूछा जाएगा, आनंदमय नदी बोलते हैं किसको? नर्मदा नदी को आनंदमय नदी। सुख का दाता नदी भी बोलते हैं इसको। मैकाल सुता नर्मदा नदी का नाम है, इंपॉर्टेंट है, मैकाल सुता किसका नाम है? नर्मदा नदी का।
नामदासो है, नामदासो, नामदासो भी नाम मिलता है फ्रेंड्स नर्मदा नदी का, याद रखना है इसको भी, नामदासो। और सोमो देवी, सोमो देवी भी नर्मदा नदी का नाम है, अन्य नाम डिस्कस कर रहे हैं नर्मदा नदी के, सोमो देवी। उसके बाद सोम प्रभा, सोम प्रभा भी नर्मदा नदी का नाम मिल जाता है। और निबुद्धा, निबुद्धा भी नर्मदा नदी का नाम है, तो याद रखना है। और टालमी, टालमी नाम के ग्रीक वैज्ञानिक हुए थे, टालमी नाम के ग्रीक वैज्ञानिक हुए थे, ने नर्मदा नदी को नामो दासों के नाम से प्रदान किया था। तो क्वेश्चन आ सकता है नामोदोस किसने कहा, नामोदोस या नाम दासो किसने कहा, तो टालमी नाम के वैज्ञानिक ने, ग्रीक वैज्ञानिक थे, है ना, तो इन्होंने नर्मदा नदी को नामोदोस कहा है, उसका एक और नाम दिया गया है। तो याद रखना है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है अगला वाला, देखिए बहुत डीपली क्वेश्चन है, ऐसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में ओमकालेश्वर नर्मदा के अतिरिक्त किस, नर्मदा के अतिरिक्त बोला गया है, नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के संगम पर स्थित है। तो नर्मदा नदी तो बहती है वहां से, तो नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के संगम पर स्थित है। तो देखिए ऑप्शन देख लिए, त्रिवेणी, यमुना, गोमती त्रिवेणी, ताप्ती त्रिवेणी, नर्मदा और कावेरी। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसका आंसर बी सही होएगा, नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है फ्रेंड्स वहां पे। तो नर्मदा और ताप्ती, सॉरी गलत हो गया, डी वाला देखिए, नर्मदा और कावेरी, नर्मदा और कावेरी नदी। तो देखिए इसको बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होना, ये वाली नदी वाली कावेरी नदी नहीं है जो दक्षिण भारत में बहती है, वाली कावेरी नहीं है। यहाँ पे नर्मदा नदी ये दूसरी धारा में बहती है, उसी का नाम कावेरी पड़ा है। तो नर्मदा और कावेरी का संगम हो जाता है आगे जाके, तो संगम होता है वहां पे कावेरी नदी कहलाता है। तो नर्मदा और कावेरी का संगम है ओमकालेश्वर में, तो ओमकालेश्वर खंडवा में आता है। तो इसकी व्याख्या पढ़ते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओमकालेश्वर नर्मदा एवं उसकी सहायक कावेरी नदी का संगम पर स्थित है, नर्मदा एवं उसकी सहायक कावेरी नदी में स्थित है। ओमकालेश्वर में कावेरी व नर्मदा का संगम होता है, किंतु मानधाता पहाड़ी के समीप नर्मदा नदी व कावेरी नदी दो पृथक धाराओं में बंटकर, मैंने बताया ना, दो धाराओं में बढ़ जाती नर्मदा नदी, दो पृथक धाराओं में बंटकर ओमकालेश्वर द्वीप एवं मानदाता द्वीप, ओमकालेश्वर द्वीप भी मिलेगा एक, ओमकालेश्वर द्वीप है वहां पे, और मानदाता द्वीप का निर्माण करती है। तो यही नदी निर्माण करती है, दोनों द्वीप पूछे जा सकते हैं खंडवा में। मानदाता द्वीप के अंतिम छोर पर कावेरी नदी का संगम नर्मदा से फिर हो जाता है। तो मानदाता द्वीप का बटकर ओमकालेश्वर में मानदाता द्वीप का निर्माण करती है, मानदाता द्वीप के अंतिम छोर में कावेरी नदी का संगम नर्मदा से होता है, जिसे द्वितीय नर्मदा कावेरी संगम कहा जाता है, जिसे द्वितीय नर्मदा कावेरी संगम कहा जाता है। टिप्पणी देखिए, खंडवा जिले में ओमकारेश्वर में नर्मदा व कावेरी नदी के संगम पर विशालकाय प्राचीन बरगद का वृक्ष एवं दगाड़ू आश्रम स्थित है, दगाड़ू आश्रम। तो याद रखना, बरगद का वृक्ष और दगाड़ू आश्रम भी स्थित है वहां पे। इसके अतिरिक्त नर्मदा के किनारे ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो याद रखना है, ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा में है, नर्मदा नदी के तट पे है। और महाकालेश्वर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करना है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कभी पूछेगा, भगवान शंकर की नगरी, महाकाल की नगरी उज्जैन। तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग क्षिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ है उज्जैन में, क्षिप्रा नदी के तट पे है उज्जैन में महाकालेश्वर। और ये बात हो रही है ओमकालेश्वर की। तो ओमकालेश्वर कहां पर है, ये खंडवा में है फ्रेंड्स, याद रखना है। मध्य प्रदेश में भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 है, सिर्फ 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में मिलते हैं। एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पे, और ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा नर्मदा नदी के तट पे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आगे चलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले में किस नदी के तट पर सिंहस्थ का मेला, मैंने बताया था सिंहस्थ का मेला, कुंभ के मेले का एक और नाम है, सिंहस्थ का मेले के रूप में जाना जाता है, क्षिप्रा नदी के तट पे लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्षिप्रा नदी के तट पे लगता है उज्जैन में। व्याख्या पढ़ते हैं और पूरा डिस्क्राइब करके मैं आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले में क्षिप्रा नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष में चैत्र मास में लगता है। ये चैत्र मास, आप चैत्र मास के बारे में जानते होंगे। ये चैत्र मास, ये अप्रैल को कहते हैं, अप्रैल जब रहता है, जब चैत्र मास होता है अप्रैल के टाइम पे, और हिंदी महीना का पहला महीना होता है। ये हिंदू कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र होता है और अंतिम माह फाल्गुन होता है, फाल्गुन। तो ये हिंदी कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र है, तो चैत्र में लगता है। 2016 में लगा था। और चैत्र मास की पूर्णिमा से लेके वैशाख पूर्णिमा तक लगता है। देखिए कब से कब तक लगता है, चैत्र मास की पूर्णिमा से वैशाख, उसके अगला ही महीना वैशाख होता है, हिंदी महीना, तो पूर्णिमा तक सिंहस्थ का मेला लगता है, आयोजित किया जाता है। पिछले सिंहस्थ मेले का आयोजन 2016 में हुआ था। इसमें 12 जोड़ लीजिए आप, अगला उस टाइम पे होएगा।
अगला सिंहस्थ का कुंभ का मेला 2028 में आयोजित होएगा। उज्जैन में ही 12 साल के अंतराल में होता है, तो 12 साल बाद उसी स्थान में लगता है, ये बात याद रखना है आपको। उसके बाद आगे चलते हैं, टिप्पणी लिखी हुई है एक, उज्जैन जिले में क्षिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। तो महाकालेश्वर मंदिर और दक्षिण मुखी शिवलिंग है, यहाँ पे याद रखना है, दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। आगे चलते हैं यहाँ से, प्राचीन सिद्धवाट बरगद वृक्ष भी मिलेगा यहाँ पे, एक प्राचीन सिद्धवाट बरगद वृक्ष। त्रिवेणी घाट भी है उज्जैन में, त्रिवेणी घाट। राम घाट भी मिलेगा उज्जैन में, एक राम घाट क्षिप्रा नदी के तट पे है। उसके बाद देखिए राम घाट के बाद नरसिंह घाट भी है एक क्षिप्रा नदी पे, दाऊ घाट और दंत अखाड़ा, दत्त अखाड़ा है, दत्त अखाड़ा। चिंतामन गणेश मंदिर इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, चिंतामन गणेश मंदिर इंपॉर्टेंट है उज्जैन में। भ्रतहरि की गुफाएं भी उज्जैन में, देखिए सब लिखा हुआ है। काल भैरव मंदिर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काल भैरव मंदिर उज्जैन में है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संदीपानी आश्रम भी है वहां पे, एक संदीपानी आश्रम इंपॉर्टेंट है। संदीपानी आश्रम कहां पर है, डायरेक्ट आता है उज्जैन में। कालिया देह महल डायरेक्ट पूछेगा किस जिले में है, उज्जैन में। कालिया देह महल। महितपुर नाम की एक तहसील भी है वहां पे, महितपुर नाम की एक तहसील भी है, कहां, उज्जैन में। तो याद रखना महितपुर किला, तो महितपुर नाम की जो तहसील है वहां पे महितपुर किला भी है एक, तो याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बागराज का किला महितपुर के किला को ही कहते हैं बागराज का किला। ताला कुंजी बावड़ी, एक बावड़ी भी मिल जाएगी जिसका नाम है ताला कुंजी बावड़ी उज्जैन में। राम जरनादन मंदिर, गुरु गोरख जी की तपोभूमि, तपोस्थली, गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली, कभी आ सकता है ये, गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली उज्जैन है। ऋषि आत्री की तपोस्थली, आत्री नाम के एक ऋषि हुए थे, उनकी भी तपोस्थली है। गंधर्व तीर्थ भी कहां पर है पूछा जा सकता है, उज्जैन में। तो ये कुछ यहाँ के तीर्थ स्थल है, प्रमुख स्थल है जो आपको पता होना उज्जैन से रिलेटेड। और मैंने बता दिया था भारत में 4 जगह लगता है कुंभ का मेला, याद रखना है। उज्जैन में लगता है क्षिप्रा नदी के तट पे, दूसरा क्या बताया था मैंने आपको, इलाहाबाद में लगता है गंगा नदी के तट पे, और हरिद्वार में लगता है गंगा नदी के तट पे, और नासिक पे लगता है गोदावरी नदी के तट पे। तो 4 जगह लगता है भारत में। जिस जगह में एक बार लगता है 12 साल के अंतराल में उस जगह में लगता है। आगे चलते, निम्न नदियों में से कौन सी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच बहती है बोला है। तो देखिए सतपुड़ा पर्वतमाला ये हो गई, और ये विंध्याचल पर्वतमाला हो गई। ये सतपुड़ा गई है, ये विंध्याचल गई है, और यहाँ पे है अमरकंटक। तो यहाँ से इन दोनों के बीच बहती है नर्मदा नदी, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। देखिए व्याख्या पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी मैकाल श्रेणी के अंतर्गत अमरकंटक से उद्गमित होकर सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है, मध्य से बहती है, याद रखना है। नर्मदा नदी दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल पर्वत है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कभी, नर्मदा नदी के दक्षिण में क्या है या उत्तर में क्या है, तो दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणियां है। मध्य भ्रंश घाटी से प्रभावित होती, क्वेश्चन आ सकता है काय से बहती है नर्मदा नदी, कहां से बहती है, तो भ्रंश घाटी, वी आकार की घाटी, रिफ्ट घाटी, सब ये क्वेश्चन आएगा। तो ये तीनों घाटी जो नाम लिया मैंने, वी आकार की घाटी, ये नर्मदा नदी बहती है, यहां से याद रखना है। और गुजरात में स्थित भारूच नामक स्थान पर खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। भारूच नामक स्थान पर खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। टिप्पणी लिखी है, उसको देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में अपोहा तंत्र में विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी जल विभाजक का कार्य करती है। तो मध्य प्रदेश में अपोहा तंत्र में विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां जल विभाजक का कार्य करती है। तो विंध्याचल जो है ये जल विभाजक का कार्य करती है। देखो विंध्याचल ये हो गई जल विभाजक कार्य करती है, उधर का जल इधर जाता है इधर का, और ये सतपुड़ा भी जल विभाजक का कार्य करती है, बताया गया है। नेक्स्ट फैक्ट्स चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेल प्रेरित 2017 में पूछा गया है। निम्नलिखित नदी घाटी में से किस नदी घाटी पर राजा सौरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का उत्खनन हुआ था? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उस टाइम पे, कितने डीपली क्वेश्चन थे। तो राजा सौरस के कंकाल, तो पहले तो आपको पता होना है राजा सौरस है क्या, तो डायरेक्ट अपन यहाँ पे इसकी व्याख्या ही पढ़ते हैं। राजा सौरस मांसाहारी डायनासोर की एक प्रजाति है जिसके जीवाश्म 1982-84 में भारतीय भू सर्वेक्षण यानी भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण जीएसआई जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, जिस जीएसआई का मुख्यालय कोलकाता में है, के पुरातात्विक वैज्ञानिक श्री सुरेश श्रीवास्तव ने नर्मदा क्षेत्र के अंतर्गत जबलपुर की लमहेटा पहाड़ी से प्राप्त किया था। लमहेटा पहाड़ी, लमबेरा नहीं है, लमहेटा गलत छप गया, लमहेटा की पहाड़ी है, लमहेटा हिल जबलपुर में है फ्रेंड्स, तो जबलपुर में है, लमहेटा की पहाड़ी से प्राप्त किया था।
देखिए समझ में आ गया आपको। अब राजासौरस मांसाहारी डायनासोर की एक प्रजाति है जिसका कंकाल अवशेष कहाँ मिले? नर्मदा नदी के तट पर लम्हेटा की पहाड़ी जबलपुर में मिले। तो याद रख लेना, ये मिले थे। कब की बात है? 1982-84 की। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। टिप्पणी लिखिए, देख लेते हैं। 1828 ईस्वी में सर्वप्रथम कर्नल स्लीमन ने जबलपुर में छावनी क्षेत्र में डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त किए थे। तो 1828 में एक जीवाश्म मिल गए थे इनको, कर्नल स्लीमन को, जबलपुर में छावनी में डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त किए थे। इसके अतिरिक्त 1982 में अशोक साहनी ने जबलपुर के डायनासोर के अंडे के जीवाश्म भी प्राप्त किए थे। डायनासोर के अंडे जबलपुर तरफ भी मिले, याद रखना है, और धार तरफ भी मिले। धार तरफ से ही बहती नर्मदा नदी, धार जिले के दक्षिण से बहती, देखना आप में, तो वहां भी मिले, तो उधर भी मिले, इधर भी मिले। और विशेष देख लेते हैं, वर्ष 1998 में डॉक्टर शंकर चटचीज ने जबलपुर की शिमला पहाड़ी एवं सूपाताल की पहाड़ी, ये दोनों पहाड़ी जबलपुर में फ्रेंड्स, शिमला पहाड़ी और सूपाताल की पहाड़ी के डायनासोर के जीवाश्म एवं उनके कंकाल प्राप्त किए। 13 अगस्त 2003 को नर्मदा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत गुजरात के महासागर जिले में राहोली नामक स्थान में डायनासोर की नई प्रजाति के जीवाश्म प्राप्त किए थे। तो ये एक और डायनासोर की नई प्रजाति मिली है, तो याद रखना है, राहोली नामक स्थान से डायनासोर की नई प्रजाति प्राप्त की गई है महासागर जिले में, महासागर जिले में। तो ये गुजरात के महासागर जिले में राहोली नामक स्थान पर डायनासोर की एक नई प्रजाति प्राप्त की गई है। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर नर्मदा नदी हो जाएगा, बिल्कुल आप टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 17वें नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आते रहता है। मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो काली सिंध नदी का उद्गम होता है फ्रेंड्स, काली सिंध नदी का उद्गम कहां से होता है? काली सिंध नदी का उद्गम पूछा गया है, तो काली सिंध नदी का जो उद्गम है ये देवास से होता है फ्रेंड्स, देवास से। तो देखिए इसका आंसर देवास हो जाएगा। व्याख्या पढ़ के आपको जबरदस्त बता देता हूं मैं इसमें क्या क्या होता है। काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत देवास जिले के बागली गांव से होता है। तो गांव का नाम याद रखना है, बागली गांव, अमोदिया से होता है। तथा यहाँ शाहपुरा यानी शाजापुर है, यह शाजापुर नरसिंहगढ़ से प्रभावित होते हुए, नरसिंहगढ़ राजगढ़ में आता है, से प्रभावित होते हुए राजस्थान के नवनेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। नवनेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। इसका मतलब काली सिंध चंबल की सहायक नदी है, तो याद रखना है आपको। काली सिंध नदी की कुल लंबाई 150 किलोमीटर है तथा आहू हो गया, पखन और नावेज और उजाड़ और अंजनार, घोड़ाझड़ और काली सिंध की प्रमुख सहायक नदी है। तो ये आप इसको भी ध्यान से देखना है, ये सब प्रमुख सहायक नदी है। आगे टिप्पणी लिखिए, देखिए काली सिंध नदी पर राजस्थान में रणजीत सागर बांध, तो देखिए ये अपने को याद नहीं रहता, इसको याद रखना है आपको। काली सिंध नदी पर राजस्थान में रणजीत सागर बांध है, कहाँ पे? राजस्थान में। और हरिश्चंद्र बांध स्थित है। तो रणजीत सागर बांध और हरिश्चंद्र बांध ये राजस्थान में है फ्रेंड्स। कौन सी नदी पे? काली सिंध नदी पे। तो ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं और अपने को पता नहीं रहता, अपन सिर्फ मध्य प्रदेश का पढ़ के जाते हैं। तो ये याद रखना, काली सिंध नदी पर राजस्थान में रणजीत सागर बांध और हरिश्चंद्र बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। मध्य प्रदेश में मान नदी किसकी सहायक नदी है? तो मैंने बता दिया था अभी, मान नदी नर्मदा की सहायक नदी है। मान नर्मदा की सहायक नदी जिसका उद्गम धार जिले से होता है, इसका उद्गम पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। भी मान नदी लगभग 89 किलोमीटर सफर तय करते हुए नर्मदा के दाहिने तट पर मिल जाती है। मान नदी धार जिले के जीराबाद में मान परियोजना भी इंपॉर्टेंट है। तो धार जिले में जीराबाद नामक स्थान है, वहां पे मान परियोजना है। मान परियोजना डायरेक्ट पूछा जाएगा, मान परियोजना कहां पर है? धार में। आगे चलते हैं और देखिए टिप्पणी लिखिए, धार जिले की मानावर तहसील का नाम मान नदी के नाम पर रखा गया है। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से लगभग 998 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मान और नर्मदा का संगम होता है। तो नर्मदा नदी इतने किलोमीटर तय कर लेती है, उसके बाद मान और नर्मदा का संगम होता है, तो ये याद रखना है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तवा हो गया, देनवा और शक्कर निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, ध्यान से सुनना इसको, यह आता है पेपर में, क्योंकि तवा नदी आप जानते हैं, तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। और देनवा नदी भी पचमढ़ी में से निकलती है फ्रेंड।
देवना नदी पचमढ़ी से निकलती है और नर्मदा नदी में ही जाके मिलती है। तवा भी नर्मदा नदी में जाके मिलती है। शक्कर नदी निकलती है छिंदवाड़ा से और ये भी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो तीनों नर्मदा नदी की सहायक नदी है, लेकिन आपको ये पता होना कि किधर साइड से मिलती है। तो देखिए तवा हो गया, देवना और शक्कर आदि नर्मदा की सहायक नदियां। नर्मदा की कुल सहायक नदियां कितनी है? 41 सहायक नदी है। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें से 22 नदियां नर्मदा के बाएं तट से और 19 नदियां दाएं तट पर मिलती है। तो बाएं तट से 22 मिली और 19 मिली दाएं तट से। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की सहायक नदियां की संख्या 39 है। 2 अन्य नदियां हैं, सांग और करजन, गुजरात के नर्मदा नदी के दाहिने तट पर मिलती है। तो देखिए दूसरे राज्य की बात हो रही है अभी, सांग और करजन गुजरात में नर्मदा नदी के दाहिने तट पर मिलती है ना। तो ये आपको याद रखना है। नर्मदा की सहायक सभी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र 500 वर्ग किलोमीटर है से अधिक है। नर्मदा की उत्तरी सहायक नदियों की लंबाई अधिक तथा दक्षिण सहायक लंबाई कम है। तो ये आपको पता होना। तो ये तीनों याद रख लीजिए आप। तवा हो गया, देनवा और शक्कर, ये तीनों बाएं तरफ से आके मिलती है। बाएं तरफ से मिलती है किसमें? नर्मदा में। नर्मदा में बाएं तरफ से मिलती है, यानी लेफ्ट तरफ से मिलती है। ये जैसे ये हो गया नर्मदा नदी, तो ये इधर से मिलती है बाएं तरफ से। तो नर्मदा का लेफ्ट इधर साइड हुआ, तो लेफ्ट तरफ से मिलती है, याद रखना है। मैंने बता दिया देनवा नदी कहाँ? पचमढ़ी तरफ बहती है। पचमढ़ी तरफ बहती है, नर्मदा में मिलती है भी जाके। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 20वें नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन लग रहा है ये। मध्य प्रदेश में तवा एवं नर्मदा का संगम किस स्थान पर होता है? तो नर्मदा और तवा का संगम पूछा गया है। तो तवा नदी नर्मदा नदी में जाके मिलती है, लेकिन कहाँ मिलती है पूछा गया है। तो बंद्रामान में मिलता है फ्रेंड्स। तो ये याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा बंद्रामान। संगम स्थल जो है वो बंद्रामान कहलाता है। तवा नदी का उद्गम होशंगाबाद जिले के महादेव श्रेणी के अंतर्गत कालीभीत की पहाड़ी से होता है तथा तवा नदी इटारसी नरसिंहपुर की सीमा पर स्थित है, याद रखना है। बंद्रामान में नर्मदा नदी पर मिल जाती है। तवा नदी की कुल लंबाई 172 किलोमीटर है। देनवा और मालिनी एवं सुख तवा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। किसकी? तवा की। तो इसकी देनवा नदी अभी बढ़े थे अपन ने, ये देनवा नदी देखिए, देनवा नदी नर्मदा की नहीं है, ये तवा में जाके मिलती है, लेकिन बात वही हो गई, नर्मदा ही आएगा सीधे, है ना। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी से तवा नदी का डाचेस फाल, तो देखिए डाचेस फाल पचमढ़ी में क्वेश्चन आ सकता है। तवा नदी पर डाचेस फाल कहाँ पे? डाचेस फाल पचमढ़ी। अप्सरा फाल आया, अप्सरा फाल या अप्सरा जलप्रपात पचमढ़ी में। बी फाल का मतलब जलप्रपात, तो बी फाल भी पचमढ़ी में। रजत जलप्रपात भी पचमढ़ी में और जामुना जलप्रपात भी पचमढ़ी में है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद रखना है, सब ये इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में तवा एवं देनवा नदी के संगम पर मडई पर्यटन स्थल है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में, वहां पे तवा और देनवा नदी के संगम पर मडई पर्यटन स्थल है। तो मडई पर्यटन स्थल तवा और देवना के संगम पर है, याद रखना है। कहाँ पे? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए फ्रेंड्स। इसके बाद आगे चलते हैं 21वें नंबर में। 21वें नंबर का क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नर्मदा के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? बाएं तट पर यानी लेफ्ट साइड, नर्मदा के लेफ्ट साइड से कौन सी नदी मिलती है पूछा गया है। तो देखिए बता दूं आपको मैं, इसका आंसर होगा तवा मिलती है नर्मदा में बाएं तट में, लेकिन तंदोली नदी राइट साइड से आके मिलती है, राइट साइड में आके मिलती है नर्मदा में। और बारना भी राइट साइड से आके मिलती है, रायसेन में बहती है तंदोली, यानी बारना नदी रायसेन में बहती है। तंदोली नदी जो है ये राइट साइड से आके मिलती है, बारना भी राइट साइड से आके मिलती है। और जामनेर नदी, तो जामनेर नदी जो है ये भी इसमें राइट साइड से आके मिलती है। तो इसका आंसर डी सही होएगा। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत महादेव पर्वत श्रेणी के उद्गमित होने वाली तवा नदी होशंगाबाद जिले के बंद्रामान, मैंने बताया था बंद्रामान जगह का नाम है, नर्मदा जहां मिलती है, यानी तवा जहां मिलती है नर्मदा में, समीप नर्मदा के बाएं तट पर मिलती है। यह नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो तवा नदी है, याद रखना है। तवा नदी नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नर्मदा के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां इतनी सारी है, यहाँ लिखी हुई है। और नर्मदा के दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां, जिसमें से मैं आपको काम की बोल के बताऊंगा।
सबसे पहले बात करेंगे अपन बाएं तट से मिलने वाली यानी लेफ्ट साइड से मिलने वाली, तो एक बंजर नदी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बंजर कहाँ लिखा है देखो, तो एक बंजर नदी हो गई, शेर नदी इंपॉर्टेंट है, बंजर नदी इंपॉर्टेंट है, शेर नदी इंपॉर्टेंट है, शक्कर नदी इंपॉर्टेंट है, दूधी नदी इंपॉर्टेंट है, तवा नदी इंपॉर्टेंट है, सुक्ता नदी इंपॉर्टेंट है, वेदा नदी इंपॉर्टेंट है, कुंदी नदी इंपॉर्टेंट है, गोई नदी इंपॉर्टेंट है, बरनार नदी इंपॉर्टेंट है, गजाल नदी इंपॉर्टेंट है, छोटी देवी यानी छोटी तवा नदी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ अन्य नदी है जो बाएं तट से मिलने वाली, बोल के बता दिया, आप ढूंढ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन दाएं तट से मिलने वाली नदी की बात कर लेते हैं, दाएं तट से यानी राइट साइड से। तो देखो हिरण नदी मिलती है सबसे पहले, एक हिरण नदी, तंदोनी नदी, बारना नदी, बारना नदी मैंने बता दिया रायसेन से, हिरण, तंदोनी, बारना, मान नदी और हाथीनी नदी। उसके बाद चंद्रकेसर, ऊटी और कानर, चंद्रकेसर, ऊटी और कानर, ये इंपॉर्टेंट इतनी नदी है फ्रेंड्स। तो ये वाला क्वेश्चन से इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो वर्धा नदी भी बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील से निकलती है। तो देखिए मुल्ताई तहसील बैतूल जिले के, तो देख लीजिए बैतूल आंसर आ जाएगा। ये इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई के वर्धन शिखर से होता है। छिंदवाड़ा जिले की दक्षिण सीमा बनाती हुई महाराष्ट्र में प्रवेश कर वैनगंगा नदी में मिल जाती है। तो वैनगंगा नदी में मिलती है, मैंने बताया था, और आगे जाकर वैनगंगा नदी गोदावरी नदी में मिल जाती है। जो संगम स्थल है, इन दोनों नदी जब मिलती है, इनका संगम स्थल को प्राणहिता कहलाता है। इनका जो संगम स्थल है फ्रेंड्स वो प्राणहिता कहलाता है। तो ये क्वेश्चन भी कभी पूछा जाता है। वर्धा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 525 किलोमीटर। अपवाद क्षेत्र इसका 24,000 है। और वेना हो गया, जाम नदी इंपॉर्टेंट है, छिंदवाड़ा में बहती जाम नदी। उसके बाद ईराई, माडू और बेमूला और हिर्री आदि वर्धा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। एक विशेष देख लेते हैं। वर्धा नदी की सहायक नदी जाम नदी पर छिंदवाड़ा में गोटामार मेला लगता है। गोटे फेंके जाते हैं, गोटा मारे जाते हैं, गोटेमार या गोटामार मेला बोलते हैं। जाम नदी के तट पे लगता है छिंदवाड़ा में, याद रखना है। वर्धा की सहायक नदी है जाम नदी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा व शुद्धिकरण के उद्देश्य में नमामि देवी नर्मदे यात्रा का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बार बार पूछा जा सकता है, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। 11 दिसंबर 2016 को अमरकंटक से नमामि देवी नर्मदा यात्रा का शुभारंभ किया गया था, जिसका समापन 15 मई 2017 को प्रधानमंत्री मोदी व तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। टिप्पणी देख लिए, नमामि देवी नर्मदे यात्रा 140 दिनों में समापन हुई तथा जिसके अंतर्गत 16 जिले में 3350 किलोमीटर की यात्रा तय की गई थी। इंपॉर्टेंट है, तारीख पूछी जा सकती है 11 दिसंबर 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी उत्तर और दक्षिण भारत के पारंपरिक सीमा का निर्धारण करती है? तो पारंपरिक सीमा का निर्धारण नर्मदा नदी करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना, भारत का मैप देखना, बीचों बीच से गई है, पारंपरिक सीमा का निर्धारण कर दिए, उत्तर और दक्षिण को अलग कर दिए। तो इसका देखिए, इसका इंपॉर्टेंट है, इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी प्रायद्वीप पठार की प्रमुख नदी नर्मदा उत्तर भारत व दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा का निर्धारण करती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी व लंबी नदी होने के साथ साथ इसे राज्य की जीवन रेखा गौरव भी प्राप्त है। प्रागैतिहासिक काल में नर्मदा नदी मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास का प्रारंभिक केंद्र है। डायरेक्ट पूछा जाता है ये क्वेश्चन। प्रागैतिहासिक काल में नर्मदा नदी में मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास का प्रमुख केंद्र कौन सा था, कौन सी नदी थी? तो नर्मदा नदी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिप्पणी देख लीजिए। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत पाषाणकालीन मानव सभ्यता के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए। तो पाषाणकालीन मानव सभ्यता के सर्वाधिक साक्ष्य भी नर्मदा नदी के तट पर मिले। नर्मदा नदी के किनारे स्थित सीहोर जिले के हथनौरा से भारत के प्राचीनतम मानव जीवाश्म अवशेष मिले। तो मानव जीवाश्म अवशेष कहाँ मिले, याद रखना है, ये हथनौरा से। हथनौरा कहाँ पर? सीहोरा, यानी सीहोर जिले के हथनौरा से। उसके बाद आदमगढ़, होशंगाबाद के आदमगढ़ में कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले? आदमगढ़, जो होशंगाबाद में आता है। तो ये क्वेश्चन भी इतना ही समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 25वें नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है।
नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है, बताइए कौन सा है वो, क्योंकि यह पश्चिम की ओर बहती है, तो ये बिल्कुल सही है, पश्चिम की ओर बहती है। दूसरा है यह एक दरार घाटी से होकर बहती है, सही है ये भी, लेकिन आंसर देखिए बी दिया है, लेकिन इसका आंसर ए और बी दोनों सही होगा। अगर देखा जाए तो ए और बी दोनों सही होगा, तो याद रखना है फ्रेंड्स, दोनों सही है। तीसरा कोई नहीं है, तीसरा और चौथा है दोनों नहीं है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी का अलग ही जल निकासी पैटर्न को प्रदर्शित करती है, क्योंकि यह एक दरार घाटी से होकर बहती है, दरार घाटी से होकर बहती है। आ सकता है याद रखना, दरार घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी। भ्रंश घाटी उसी को कहते हैं, भ्रंश घाटी से होकर भी प्रभावित होने वाली नदी नर्मदा है। अवसादों का अभाव होता है इस नदी में, जिस कारण यहाँ अपने मुहाने पर डेल्टा ना बनाकर, तो याद रखना है नर्मदा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती। पूर्व से पश्चिम की ओर जो भी नदी बहती है वो डेल्टा नहीं बनाती, वो एस्चुरी बनाती है, ESCUARY, TUARY, एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी को हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ज्वार नंद मुख, तो ये हिंदी नाम भी याद रखना है, कभी ये भी आ सकता है। ज्वार नंद मुख बनाती है। कौन सी नदी बनाती है, जैसे कि हो गया नर्मदा, हो गया ताप्ती नदी, ये जो है ये ज्वारमुख यानी एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। और जो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, खासकर गंगा यमुना, गंगा हो गया, माही नदी, गोदावरी, ये सब डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन पूरब से पश्चिम की ओर जो नदी बहती है वो डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी बनाती है। आगे चलते हैं, टिप्पणी लिखी हुई है एक, 27 किलोमीटर लंबी ज्वार एस्चुरी बनाती है। देखो 27 किलोमीटर के पहले एस्चुरी का निर्माण करती है। जब कठोर और नर्म चट्टानें वैकल्पिक व्यवस्था हो, तब नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां इन चट्टानों के मध्य से प्रभावित होती है और नर्म चट्टानों को नष्ट करने की कोशिश करती है। तो इस स्थिति में दरार घाटियां कहा जाता है, इस स्थिति को दरार घाटी कहा रहा है। तो बताया गया एस्चुरी क्या है, वहाँ की चट्टानों को पानी काट नहीं पाता, सीधे जाके समुद्र में मिल जाता है, उसे ही एस्चुरी कहते हैं। डेल्टा का निर्माण नहीं करता, सीधे एस्चुरी कहलाता है, तो उसको एस्चुरी कहा गया है। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, इस लेक्चर में बहुत लंबा लेक्चर बन रहा है, तो हम इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, जिसमें हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करें। इसके बाद के क्वेश्चन अगला पार्ट में डिस्कस करेंगे। अपवाह तंत्र का नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें डिस्कस कर लेंगे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्याख्या पढ़ना जरूरी है, इस कारण वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो अगले लेक्चर में इसके आगे का डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अच्छे लेक्चर आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।